किसी भी देश को समझने की शुरुआत उसके नक्शे से होती है। लेकिन क्या हो अगर वो नक्शा पेन से नहीं बल्कि पेंसिल से बनाया गया हो। एक ऐसा नक्शा जिसे ज़रूरत पड़ने पर मिटाया जा सके और फिर से बनाया जा सके। आज हम भारत के इसी पेंसिल वाले नक्शे की कहानी समझेंगे और इस पेंसिल की ताकत संविधान ने किसे दी है, यही राज छिपा है भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में, मतलब भाग 1 में। बिल्कुल। ये सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। लेकिन ये भारत की आत्मा को परिभाषित करते हैं। ये कुछ बहुत बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवालों का जवाब देते हैं। जैसे, भारत आखिर है क्या? क्या इसकी सीमाओं को बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो ये असाधारण शक्ति किसके हाथों में है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? आज की इस चर्चा में हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इन परतों को एक-एक करके खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 की पहली ही पंक्ति में एक बहुत मजबूत बयान है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल हुए एक एक शब्द के पीछे एक कहानी है। 2 नाम, भारत और इंडिया, और फिर ये शब्द राज्यों का संघ। और यहीं पर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बारीकी छिपी है। संविधान बनाने वालों ने, आप देखिए, जानबूझकर राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द को चुना। अच्छा, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार था। मैं यही पूछने वाली थी। इस यूनियन और फेडरेशन में ऐसा क्या बड़ा अंतर है कि संविधान सभा को इसे लेके इतना सोचना पड़ा? बहुत बड़ी वजह थी। सोचिए, संविधान सभा देश के बंटवारे का दर्द और उसकी भयावता देख चुकी थी। उनके लिए सबसे जरूरी था देश की एकता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। हाँ, फेडरेशन, जैसा कि अमेरिका में है, वो एक समझौते जैसा लगता है, जहां कई स्वतंत्र राज्य एक साथ मिलकर एक देश बनाने का फैसला करते हैं। तो इस शब्द से ऐसा लग सकता था कि राज्य अपनी मर्जी से जुड़े हैं और शायद अपनी मर्जी से अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो यूनियन शब्द इस अलग होने की किसी भी संभावना को जड़ से ही खत्म कर देता है। एकदम। यूनियन शब्द 2 बातें साफ करता है। पहली, भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि देश की अखंडता का एक घोषणा पत्र है। देश एक है जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए बस अलग-अलग राज्यों में बांटा गया है। मुझे यहाँ एक बात थोड़ी उलझा रही है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन जब हम भारत के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में शामिल होने वाले क्षेत्र भी आते हैं। तो क्या यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ही चीज है? यह बेहतरीन सवाल है और अक्सर परीक्षाओं में ये कंफ्यूजन पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए, यूनियन ऑफ इंडिया एक क्लब के परमानेंट मेंबर्स की तरह है। ओके। यानी सिर्फ राज्य, ये वो इकाइयां हैं जो केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा करती हैं। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया उस क्लब की पूरी प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसमें मेंबर्स मतलब राज्य तो हैं ही, साथ में गेस्ट एरिया यानी केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में खरीदी जा सकने वाली जमीन मतलब अधिग्रहित क्षेत्र, वो भी शामिल हैं। इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया का दायरा यूनियन ऑफ इंडिया से कहीं ज्यादा बड़ा है। वाह, ये एनालॉजी तो शानदार है। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 ने तय कर दिया कि भारत क्या है और क्लब की मौजूदा प्रॉपर्टी में कौन-कौन शामिल है। बिल्कुल। लेकिन क्या भारत की सीमाएं हमेशा के लिए तय हो गई? क्या इस क्लब में कोई नया सदस्य या कोई नई जमीन शामिल नहीं हो सकती? और यहीं पे अनुच्छेद 2 की एंट्री होती है। ये भारत के लिए एक तरह से वेलकम गेट का काम करता है। ये अनुच्छेद संसद को 2 तरह की शक्ति देता है। पहली, भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, और दूसरी, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन क्षेत्रों के बारे में है जो उस समय भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से बाहरी क्षेत्रों के लिए हाँ है। जी। अगर भारत किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिलाता है तो उसे एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 से मिलती है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है हमारे पास? हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्रोतों में भी दिया गया है सिक्किम का। 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वहां एक अलग शासन था। तो भारतीय संसद ने
36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करते हुए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। अच्छा, तो सिक्किम का विलय इसी के तहत हुआ। जी, ये अनुच्छेद एक तरह से भारत की संप्रभुता का प्रतीक है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों को अपने में मिला सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहरी विस्तार के लिए है, लेकिन उस पेंसिल वाले नक्शे का क्या जो देश के अंदर ही बदला जा सके? मतलब क्या हम घर के अंदर कमरों की दीवारें भी बदल सकते हैं? और यहीं से बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। और हम आते हैं अनुच्छेद 3 पर। यह अनुच्छेद संसद को भारत का आंतरिक नक्शा फिर से बनाने की लगभग असीमित शक्ति देता है। संसद कानून द्वारा किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है, उसकी सीमाओं को बदल सकती है, और यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। ये तो बहुत बहुत बड़ी ताकत है। शायद इसी शक्ति के कारण भारत को अविनाशी संघ के विनाशी राज्य कहा जाता है। मतलब संघ को तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा, जोड़ा और बदला जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यह भारतीय संविधान के चरित्र को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। यह दिखाता है कि भारत में राज्यों का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। अमेरिका जैसे फेडरेशन में ऐसा करना लगभग असंभव है। वहां राज्यों की सीमाओं को उनकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब आप एक पूरे राज्य का नक्शा बदल रहे हैं और उसकी चुनी हुई सरकार की राय का कोई मोल ही नहीं। क्या ये लोकतंत्र के संघीय सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? ये सवाल सीधा भारतीय संविधान की आत्मा पर है और इसका जवाब है हाँ, ये एक तरह से शुद्ध संघीय सिद्धांत के खिलाफ जाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता एक शुद्ध फेडरेशन बनाना ही नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा मजबूत केंद्र बनाना था जो देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखे। अच्छा, जिसे क्वाजी फेडरल ढांचा कहते हैं। बिल्कुल। सामान्य परिस्थितियों में हम एक फेडरेशन की तरह काम करते हैं, लेकिन जब देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा की बात आती है तो हमारा संविधान केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। और अनुच्छेद 3 इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या संसद सुबह उठकर अचानक किसी राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर सकती है? नहीं, एक प्रक्रिया तो है, लेकिन वो भी केंद्र के ही पक्ष में झुकी हुई है। स्रोत बताते हैं कि ऐसा कोई भी विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, और सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा को उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। तो राज्य की राय का कुछ तो महत्व है? सिर्फ राय का, सहमति का नहीं। और यही सबसे बड़ा पैंच है। राज्य विधानसभा चाहे विधेयक के पक्ष में हो या विपक्ष में, चाहे वो कोई संशोधन सुझाए, संसद या केंद्र सरकार उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो राज्य के मत को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। मतलब अंतिम निर्णय पूरी तरह से संसद का ही होता है। हाँ, इसके तो हमने कई उदाहरण देखे हैं, जैसे 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का बनना। और हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ। बिल्कुल। और तेलंगाना का मामला तो बहुत ताजा उदाहरण है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था। इसके पीछे कई दशकों का आंदोलन, अनशन और एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक संघर्ष था। तो अनुच्छेद 3 ने उस लंबे समय से चली आ रही जनाकांक्षा को एक संवैधानिक रास्ता दिया, भले ही आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इसके पक्ष में राय नहीं दी थी। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। अनुच्छेद 2 बाहरी सीमाओं के लिए, अनुच्छेद 3 आंतरिक फेरबदल के लिए। संसद के पास अपार शक्ति है, लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए, जैसे एक नया राज्य बनाना, जरूर कोई बहुत जटिल कानूनी प्रक्रिया होगी। मतलब इसके लिए संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ता होगा, है ना? ये एक आम धारणा है, लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 4 एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देता है। अनुच्छेद 4 खुद में कोई शक्ति नहीं देता, बल्कि अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अच्छा, वो कैसे? ये साफ तौर पर कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून जिससे देश की सीमाओं में बदलाव होता है, उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अरे वाह! तो मतलब तेलंगाना बनाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा सोचती थी कि इतने बड़े बदलाव के लिए 2/3 बहुमत जैसी जटिल प्रक्रिया लगती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
इसका मतलब है कि एक नया राज्य बनाने या किसी राज्य की सीमा बदलने जैसे बड़े काम के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये कैसे होता है? ये काम एक साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल और साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। मतलब सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से आधे से अधिक का समर्थन। संविधान निर्माता शायद ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से देश की आंतरिक संरचना को बदलना बहुत जटिल ना हो। और अनुच्छेद 4 में दूसरी भी कोई बात थी? हाँ, दूसरी बात इसी से जुड़ी है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी बदलाव करना पड़ता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि ये जरूरी संशोधन भी उसी साधारण बहुमत वाले कानून से ही हो जाएंगे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम इन चारों अनुच्छेदों को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। संक्षेप में अगर मैं इसे रखने की कोशिश करूं, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। अनुच्छेद 2 संसद को बाहरी क्षेत्रों को देश में शामिल करने का रास्ता देता है। अनुच्छेद 3 संसद को देश का आंतरिक नक्शा फिर से बनाने की पूरी आज़ादी देता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि ये सब कुछ एक साधारण कानूनी प्रक्रिया से हो सकता है। बिल्कुल सही सारांश है। स्रोत के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं। क्षेत्रीय पुनर्गठन के मामले में संसद के पास सर्वोच्च शक्ति है और राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। और इन चारों में अनुच्छेद 3 से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को सीधे तौर पर दिखाता है। तो संविधान के ये पहले 4 अनुच्छेद मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जो बाहर से मजबूत और एकजुट है, लेकिन जिसकी आंतरिक संरचना बेहद लचीली है, जिसे समय और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। स्रोत हमें ये तो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत के नक्शे को फिर से बनाने की अपार शक्ति संसद में निहित है। तंत्र तो संविधान में मौजूद है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोई राष्ट्र अपनी अखंडता बनाए रखने और नए राज्यों की मांग करने वाली क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने के बीच संतुलन कैसे बनाता है? इसका जवाब सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि उन राजनीतिक और सामाजिक ताकतों में छिपा है जो इन बदलावों को प्रेरित करती हैं और तय करती हैं कि नक्शे पर पेंसिल कब और कहां चलेगी। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने 1947 में एक नए आजाद हुए देश को झकझोर कर रख दिया था। हम भारतीय कौन हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं था। नहीं, ये एक जमीनी हकीकत थी। मतलब लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल था। सही कहा। जब देश का बंटवारा हुआ तो सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं, लोगों के दिलों और घरों के बीच खिंच गईं। तो उस उथल-पुथल में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही था कि इस नए देश भारत का नागरिक कौन होगा, किसे यहाँ रहने का, वोट देने का और इस देश को अपना कहने का हक मिलेगा। एग्जैक्टली। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का भाग 2 लिखा। हमारे पास जो स्रोत है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक इन्हीं नियमों का विश्लेषण करते हैं। हाँ। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है कि कैसे भारत ने उस अराजकता के बीच अपनी पहचान को परिभाषित किया। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय की उथल-पुथल को महसूस करना होगा। कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, सब कुछ मतलब अनिश्चित था। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच सबसे आसान और सबसे बुनियादी नियम क्या था? मतलब 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ, कौन था जिसे बिना किसी सवाल के भारत का नागरिक मान लिया गया? तो ये हमें मिलता है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5। हाँ, ये सबसे सीधी और सरल स्थिति को संभालता है। इसे आप नागरिकता की डिफॉल्ट सेटिंग कह सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग, अच्छा। इसके तहत उस दिन हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जिसका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल था, और साथ ही 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। और वो 3 शर्तें क्या थीं? या तो वो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। अच्छा, तो ये एक तरह की सुरक्षा जाली थी उन लोगों के लिए जो पहले से ही यहाँ थे और भारत को ही अपना घर मानते थे। हाँ, इसने कि एक बड़ी आबादी को तो तुरंत नागरिकता दे दी। ये उन लोगों के लिए था जिनकी स्थिति में कोई संदेह नहीं था। लेकिन भारत की कहानी उस समय इतनी सीधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो बंटवारे से पैदा हुई स्थिति थी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है।
लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, वे शरणार्थी थे, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उनके लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की? इसके लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया। ओके, जो खास तौर पर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए था। यहाँ संविधान निर्माताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख तय की, 19 जुलाई 1948। एक मिनट, 19 जुलाई 1948, ये तारीख इतनी खास क्यों है? देखिए, ये एक प्रशासनिक तारीख है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच प्रवास को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। अच्छा, परमिट सिस्टम। हाँ, इस तारीख से पहले आना जाना अनियंत्रित था, एक तरह की अराजकता थी। तो कानून ये बनाया गया कि जो कोई भी इस तारीख से पहले भारत आ गया था, उसे स्वतः ही नागरिक मान लिया जाएगा। बस एक शर्त पे। हाँ, बशर्ते उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और जो लोग इस तारीख के बाद आए, उनका क्या? जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। उन्हें एक अधिकारी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना था, रजिस्ट्रेशन करवाना था। और आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। तो ये तारीख सिर्फ एक प्रशासनिक रेखा नहीं थी, या अराजकता पर नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रयास था। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भीड़ को एक व्यवस्थित आबादी में बदलने की कोशिश थी। ये कहना था कि अब यहाँ एक सरकार है, एक कानून है। ये तो हुई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात, लेकिन इसका उल्टा भी हुआ होगा। मतलब ऐसे भी लोग थे जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, और फिर उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलती कर दी है। हाँ, और ये उस समय की मानवीय जटिलताओं को दिखाता है। क्या संविधान ने उनके लिए वापसी का कोई दरवाजा खुला रखा था? रखा था। अनुच्छेद 7 इसी स्थिति को संभालता है। यह कहता है कि जो कोई भी 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब जाने वालों के लिए नागरिकता का दरवाजा बंद? लगभग बंद, लेकिन एक खिड़की खुली रखी गई थी। अच्छा। अनुच्छेद 7 यह भी कहता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति पुनर्वास परमिट लेकर भारत वापस लौटता है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। परमिट फॉर रीसेटलमेंट। हाँ, यह परमिट उन लोगों को दिया जाता था जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से लौट रहे थे। यह दिखाता है कि संविधान निर्माता कठोर होने के साथ साथ मतलब मानवीय भी थे। समझ गई। वे जानते थे कि लोगों ने शायद घबराहट में फैसले लिए होंगे। बिल्कुल। तो अब तक हमने उन लोगों की बात की जो भारत के अंदर थे या बंटवारे की वजह से सीमा पार कर रहे थे। लेकिन भारत की कहानी तो दुनिया भर में फैली हुई थी। लाखों भारतीय मूल के लोग पीढ़ियों से दूसरी जगहों पर रह रहे थे। हाँ, अफ्रीका, कैरेबियन, ब्रिटेन में के इस वैश्विक डायस्पोरा को नहीं भूले थे। अनुच्छेद 8 उन्हीं के लिए है। ओके। यह प्रावधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और जो विदेश में रह रहा हो, वो उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। वाह, ये तो एक तरह से दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को एक खुला निमंत्रण था कि आपकी जड़ें यहाँ हैं और इस नए भारत में आपका स्वागत है। हाँ, यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। यह भारत के अपने प्रवासी समुदाय के साथ गहरे रिश्ते की बुनियाद रखता है। ठीक है, तो अब तक हमने नागरिकता पाने के अलग अलग रास्ते देखे, लेकिन क्या नागरिकता खोने का भी कोई नियम था? मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? इसके लिए अनुच्छेद 9 में एक बहुत ही स्पष्ट और अटल नियम है। क्या है वो? ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मतलब वॉलंटरली किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब भारत एकल नागरिकता के सिद्धांत को मानता है। आप एक ही समय में भारत और किसी दूसरे देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। बिल्कुल, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज की इस ग्लोबल दुनिया में ये एकल नागरिकता का सिद्धांत थोड़ा पुराना नहीं लगता? क्या दोहरी नागरिकता ज्यादा व्यवहारिक नहीं होती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमें 1947 के नजरिए से सोचना होगा। उस समय भारत एक नया, एक नाजुक राष्ट्र था। संविधान निर्माताओं का मानना था कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का एक बंडल नहीं है, ये निष्ठा और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। उन्हें लगा कि एक नए देश को बनाने के लिए नागरिकों की पूरी और अविभाजित निष्ठा की जरूरत है। समझ गई। उस समय की परिस्थितियों में ये एक जरूरी कदम था। अब एक और बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद 5 से 9 तक के सारे नियम एक वन टाइम समाधान की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल।
जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति को संभालने के लिए बनाए गए। लेकिन भविष्य का क्या? समय तो बदलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पर संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। वे जानते थे कि वो भविष्य की हर स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 10 और 11 बनाए। अनुच्छेद 10 कहता है कि जिन लोगों को नागरिकता मिल गई है वे नागरिक बने रहेंगे, लेकिन उनकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 तो सीधे सीधे संसद को नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति दे देता है। चाहे वो नागरिकता देना हो, समाप्त करना हो या कोई भी और नियम बनाना हो। सही कहा। ये एक तरह से संविधान निर्माताओं द्वारा भविष्य की संसद को बैटन सौंपना था। उन्होंने कहा, हमने शुरुआती मुश्किल दौर को संभाल लिया है, अब भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी। इसी के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है ना? बिल्कुल। सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो आज भारत में नागरिकता का मुख्य कानून है। आज कोई भी मामला अनुच्छेद 5 से 8 के तहत नहीं, बल्कि इसी 1955 के कानून के आधार पर तय होता है। स्रोत बताते हैं कि ये कानून नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके बताता है। हाँ, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। इनमें से जन्म से नागरिकता वाला नियम काफी चर्चा में रहता है और समय के साथ काफी बदला भी है। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। शुरू में 1955 के कानून के तहत भारत की धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता था। इसे जूस सोली या धरती का अधिकार कहते हैं। लेकिन फिर इसमें बदलाव आया। हाँ, 1987 में पहला बदलाव आया। तब कहा गया कि जन्म के समय माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और ये बदलाव क्यों किया गया? इसका मुख्य कारण बढ़ते अवैध प्रवासन की चिंता थी। फिर 2004 में कानून को और सख्त किया गया। अच्छा, 2004 में भी? हाँ, अब नियम यह है कि भारत में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। वाह, ये तो जूस सोली के सिद्धांत से हटकर जूस सैंग्विनिस यानी रक्त के अधिकार की ओर एक बड़ा झुकाव दिखाता है। बिल्कुल। अब सिर्फ भारत में पैदा हो जाना नागरिकता की गारंटी नहीं है। ठीक है, ये पूरी चर्चा बहुत जानकारी भरी रही। अगर हम इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो वो कौन सी 4-5 सबसे जरूरी बातें हैं जो किसी को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए? जरूर। अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो 4 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। बताइए। नागरिकता पर आज का विस्तृत और स्थायी कानून संविधान में नहीं, बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 में है। संविधान के अनुच्छेद तो बस शुरुआती स्टेज सेट करते हैं। ठीक है, पहली बात 1955 का एक्ट ही असली खिलाड़ी है। दूसरी, भारत में दोहरी नागरिकता की कोई जगह नहीं है। ये अनुच्छेद 9 से साफ है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ली तो भारत की नागरिकता उसी पल खत्म। एकदम स्पष्ट। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अनुच्छेद 11। ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को देता है। राज्यों के पास इस मामले में कोई शक्ति नहीं है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 का काम अब लगभग खत्म हो चुका है। वे एक बार के प्रावधान थे जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बनाए गए थे। तो उस तारीख के बाद से सारे मामले उस तारीख के बाद से नागरिकता के सभी मामले संसद द्वारा बनाए गए 1955 के कानून से ही नियंत्रित होते हैं। वाह, आपने तो इन सभी जटिल अनुच्छेदों और कानूनों की गुत्थी ही सुलझा दी। अब यह समझना कहीं ज्यादा आसान हो गया है कि संविधान ने क्या किया और संसद आज क्या करती है। हाँ, हमने ये समझा कि संविधान ने नागरिकता की नींव कैसे रखी और भविष्य की जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। यहाँ एक विचार करने लायक सवाल ये भी है जिससे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। कानून एक नागरिक को परिभाषित करता है, ये बताता है कि नागरिक कौन है, लेकिन नागरिकता का असल मतलब क्या है? एक नागरिक होने के अधिकार, कर्तव्य और पहचान का अर्थ समय के साथ कैसे विकसित होता है? बहुत गहरा सवाल है। और संसद अपनी इस अपार शक्ति का उपयोग समाज की बदलती जरूरतों और वैश्विक हकीकतों के अनुसार कैसे करती है? यह एक कानूनी सवाल से कहीं ज्यादा एक सामाजिक और राजनीतिक सवाल है। और ये बहस तो चलिए आज भारतीय संविधान की उस इमारत की सबसे मजबूत और जरूरी मंजिल की बात करते हैं जिसे हम
मौलिक अधिकार कहते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे सीधे संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 पर ही फोकस करते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि हम संविधान को एक घर की तरह सोचें। हाँ, एक घर जो हर नागरिक के लिए बनाया गया है। जी। और भाग 3 उस घर का सबसे अहम कमरा है। यहाँ हमारी आजादी और हमारे हक रहते हैं। और ये घर वाला जो उदाहरण है ये बहुत सही है ना? क्योंकि ये अधिकार सिर्फ हमें ताकत नहीं देते, बल्कि ये सरकार यानी राज्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींचते हैं कि वो कहाँ तक आ सकती है और कहाँ उसे रुकना होगा। बिल्कुल, ये जो संतुलन है ना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो चलिए इस घर की बुनियाद से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इस घर की बुनियाद हैं अनुच्छेद 12 और 13। जी। शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है, जो बताता है कि राज्य आखिर है कौन। इन दस्तावेजों के हिसाब से इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं, यहां तक कि नगर निगम और पंचायतें भी शामिल हैं। और तो और LIC या ONGC जैसे सरकारी नियंत्रण वाले संगठन भी राज्य ही माने जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मैं सरकार पर तो केस कर सकता हूं, लेकिन अपने पड़ोसी पर नहीं। ये हक सिर्फ राज्य के खिलाफ हैं। हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है समझने वाली। मौलिक अधिकार दरअसल राज्य की ताकत की मनमानी के खिलाफ नागरिक का सुरक्षा कवच है। अच्छा। आपके पड़ोसी या किसी निजी व्यक्ति के साथ कोई विवाद होता है तो उसके लिए देश में दूसरे सामान्य कानून हैं, जैसे IPC। समझ गया। लेकिन मौलिक अधिकार सीधे सीधे राज्य की जवाबदेही तय करते हैं। ठीक है, तो ये तय हो गया कि हमें किससे सुरक्षा मिल रही है, लेकिन ये सुरक्षा कितनी पक्की है? यहीं पर अनुच्छेद 13 आता है, जो कहता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो वो कानून रद्द मतलब शून्य माना जाएगा। जी। यहीं से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं, यही वो चीज है जो भारत में संसद को नहीं बल्कि संविधान को सबसे ऊपर रखती है। अच्छा। इसी शक्ति के दम पर न्यायपालिका संसद के बनाए कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। पूछिए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका, जिसे लोगों ने सीधे तौर पर नहीं चुना है, वो संसद के बनाए कानूनों को रद्द कर सकती है जिसे लोगों ने ही चुना है? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, ये एक क्लासिक बहस है, संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता। भारत का सिस्टम इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। न्यायपालिका अपनी मर्जी से कानून नहीं बदल सकती, वो सिर्फ ये जांचती है कि कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। तो ये एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। बिल्कुल। ताकि सरकार अपनी सीमाओं में रहकर काम करें और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। समझ गए। तो अनुच्छेद 12 और 13 इस घर की नींव और उसका ताला चाबी हैं। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि इस घर के अंदर क्या क्या है। जो मटेरियल हमारे पास है वो बताता है कि इन अधिकारों को 6 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, ये इस घर के 6 मजबूत स्तंभ हैं। और पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। जी, और हमारे दस्तावेजों में भी इस पर खास जोर दिया गया है कि परीक्षाओं में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, इसमें अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने सब बराबर, अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव पर रोक, 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी, 17 छुआछूत का अंत और 18 उपाधियों का अंत शामिल है। यहाँ अनुच्छेद 14 की भाषा पर ध्यान देना बड़ा दिलचस्प है। अच्छा। ये 2 बातें कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत महीन सा फर्क है। वो फर्क क्या है? क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि ट्रैफिक सिग्नल पर एक CEO की महंगी गाड़ी और एक डिलीवरी बॉय की बाइक, दोनों के लिए लाल बत्ती का मतलब रुकना ही है। यानी कानून की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जी, लेकिन कानूनों का समान संरक्षण कहता है कि आप इन दोनों पर एक जैसा इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, इसलिए कानून उनके साथ तर्कसंगत रूप से अलग व्यवहार कर सकता है ताकि असल में बराबरी लाई जा सके। यही संतुलन है। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। और इसी स्तंभ में अनुच्छेद 17 और 18 भी हैं। क्या ये भी इसी बराबरी के विचार को मजबूत करते हैं? असल में ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संविधान बनाने वाले एक ऐसे समाज को तोड़ना चाहते थे जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानता था। तो अनुच्छेद 17
यानी अस्पृश्यता का अंत, उस सदियों पुरानी सामाजिक कुरीति पर सीधा हमला था। और अनुच्छेद 18? और अनुच्छेद 18 जो राजा महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है, वो ये पक्का करता है कि भविष्य में कोई नया वीआईपी वर्ग पैदा ना हो सके। मतलब एक पुरानी गैर बराबरी को तोड़ता है और दूसरा नई गैर बराबरी को आने से रोकता है। बिल्कुल सही समझे आप। बहुत खूब। तो समानता के स्तंभ के बाद दूसरा स्तंभ है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। जी। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं तो काफी लोग जानते हैं, बोलने की, सभा करने की, संगठन बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम करने की आजादी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है असली जादू अनुच्छेद 21 में छुपा है ना? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सिर्फ 2 शब्द, जीवन और स्वतंत्रता। जी, देखने में बहुत सरल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी व्याख्या करते करते इन्हें संविधान का सबसे विशाल अधिकार बना दिया है। किस तरह से? हमारे दस्तावेज भी यही कहते हैं कि इसकी व्याख्या बहुत व्यापक हुई है। शुरुआत में जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ इतना था कि राज्य आपकी जान नहीं ले सकता, सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और इसी गरिमा शब्द के अंदर सब कुछ आ गया। सब कुछ, जैसे साफ हवा पानी में जीने का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार, अच्छी सेहत का अधिकार, यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी। ये सब अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गए हैं। और अनुच्छेद 21A भी तो इसी से जुड़ा है, जो शिक्षा का अधिकार देता है। हाँ बिल्कुल। 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है और समाज की जरूरतों को अपने अंदर शामिल करता जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें कई तरह की आजादियां देता है। जैसे अनुच्छेद 19 हमें कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। जी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है? शायद नहीं। यहीं पर कहानी अगले स्तंभ से जुड़ती है। आपकी व्यापार करने की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां किसी इंसान का शोषण शुरू होता है। और इसी के लिए है हमारा तीसरा स्तंभ। जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये तो सीधा और साफ है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। हाँ। और यहाँ एक खास बात मेंशन की गई है जो एग्जाम के लिहाज से जरूरी है। अनुच्छेद 24 जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। सही कहा। इस अधिकार का मकसद समाज के सबसे कमजोर लोगों को सुरक्षा देना है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक घोषणा है कि इंसान बिकाऊ नहीं है। और बच्चों का बचपन काम करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब चौथे स्तंभ पर आते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आजादी दी गई है। यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि ये अधिकार भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर चरित्र की नींव रखते हैं। अच्छा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म का विरोधी है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब वो सभी धर्मों से एक बराबर दूरी बना के रखेगा। जी, और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। और पांचवां स्तंभ भी इसी विविधता को सहेजने की बात करता है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। मतलब ये अधिकार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है। और अपनी स्कूल कॉलेज खोलने का भी अधिकार। हाँ, साथ ही उन्हें अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का भी अधिकार है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये भारत की अनेकता में एकता वाली सोच को मजबूती देता है। ये पक्का करता है कि बहुमत की संस्कृति अल्पसंख्यकों की संस्कृति को दबान ना दे। बिल्कुल। तो अब तक हमने घर के 5 स्तंभों की बात कर ली, समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक आजादी और संस्कृति की रक्षा। जी, लेकिन क्या होगा अगर सरकार ही इनमें से किसी स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश करे? तब हम क्या करेंगे? और यहीं पर आता है छठा और आखिरी स्तंभ, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32
संवैधानिक उपचार का अधिकार। जी। ये वही अधिकार है जो हमें अपने किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। हाँ, और जैसा कि यहाँ बताया गया है, कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश यानी रिट्स जारी कर सकता है। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोररी और क्वो वारंटो। ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। है, लेकिन इनके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखिए अच्छी अच्छी बातें रह जाते। ये रिट्स ही उन्हें हकीकत में लागू करवाते हैं। तो ये असल में सुप्रीम कोर्ट के पावर टूल्स हैं। बिल्कुल सही शब्द है, पावर टूल्स। क्या आप इन पावर टूल्स को थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकती हैं? जैसे हेबियस कॉर्पस के बारे में तो सबने सुना है, बाकियों का क्या काम है? जरूर, इसे ऐसे समझिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब है शरीर को पेश करो, यानी अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो। बिल्कुल। फिर है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर करने के लिए है जो वो नहीं कर रहा। अच्छा, और प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन मतलब रोकना। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को कोई केस सुनने से रोकने के लिए जारी करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है। फिर है सर्शियोरैरी, जिसका मतलब है प्रमाणित होना। इसके तहत ऊपरी अदालत निचली अदालत से किसी केस के कागजात अपने पास मंगवा लेती है। और आखिरी क्वो वारंटो, इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। ये किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए है कि वो किस अधिकार से कोई सरकारी पद धारण किए हुए है। वाह, तो ये तो नागरिक के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी। लेकिन अंत में दस्तावेज अनुच्छेद 33, 34 और 35 का भी जिक्र करते हैं जो इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को देश की सुरक्षा के लिए सीमित कर सके। जाहिर है, एक सैनिक को वो बोलने की आजादी नहीं मिल सकती जो एक आम नागरिक को है। बिल्कुल। इसी तरह अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकारों पर रोक की बात करता है। ये संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें 6 मौलिक अधिकार देता है जी, जो हमारे लोकतंत्र के घर के 6 स्तंभ हैं। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, पर अब वो अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। सही। और अनुच्छेद 32 इस घर का इमरजेंसी एग्जिट है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में खुलता है। एकदम सही सारांश है। ये अधिकार सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जागरूक नागरिक होने का सर्टिफिकेट है। तो इन सभी अधिकारों को समझने के बाद ये साफ है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हर रोज हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले औजार हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? संविधान बनाने वालों ने ये अधिकार उस समय के हिसाब से बनाए थे। आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी पहचान, हमारी बातें, हमारी निजी जिंदगी सब कुछ डेटा में कैद है। तो आप निजता के अधिकार की बात कर रही हैं जो अनुच्छेद 21 से ही निकला है? हाँ, सवाल ये है कि क्या अनुच्छेद 21 में मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की आज के दौर में फिर से व्याख्या करने की जरूरत है? क्या इसमें डिजिटल निजता के अधिकार को और भी मजबूती से एकदम साफ तौर पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि जिस घर की हमने बात की, आज उस घर की दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं बल्कि डिजिटल भी हैं। और उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इस पर सोचने की जरूरत है। आज हम भारतीय संविधान की उस किताब को खोलने जा रहे हैं जिसका एक पूरा अध्याय सिर्फ सपनों के बारे में है। एक ऐसे भारत का सपना जिसे हमारे संविधान निर्माता हकीकत में बदलना चाहते थे। इससे संविधान की सामाजिक आत्मा यानी सोशल सोल भी कहा जाता है। और ये सपना किसी एक रंग का नहीं है। इसमें समाजवाद भी है, गांधीवाद भी और उदारवाद भी। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मौलिक अधिकारों से, मतलब फंडामेंटल राइट्स से अलग कैसे हैं। मौलिक अधिकार तो हमें वो ताकत देते हैं कि अगर सरकार हमारी आज़ादी छीने तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वो एक तरह से हमारा कवच है। बिल्कुल। मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है, जैसे कि किसी की आज़ादी नहीं छीननी है। वहीं नीति निदेशक तत्व सरकार को बताते हैं कि उसे
क्या करना है, जैसे गरीबी मिटानी है, सबको न्याय देना है और एक बेहतर समाज बनाना है, ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। लेकिन यहीं पे सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद बात आती है। जी। इस कंपास में दिशा तो लिखी है, पर अगर सरकार उस दिशा में न चले तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है कि ये सिद्धांत क्या हैं। अगर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तो क्या ये सिर्फ खूबसूरत शब्द हैं, या फिर ये वो नींव हैं जिस पर आधुनिक भारत की सामाजिक नीतियां खड़ी हुई हैं। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 36 और 37 से, जो इन सिद्धांतों की पूरी कहानी के कह सकते हैं भूमिका लिखते हैं। अनुच्छेद 36 तो काफी सीधा साधा है। ये कहता है कि राज्य का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों के लिए है, यानी केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और बाकी सभी सरकारी संस्थाएं। लेकिन असली पेंच तो अनुच्छेद 37 में है। हाँ, अनुच्छेद 37 की दो बातें हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहली बात ये कि इन सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। नॉन जस्टिशिएबल। और दूसरी बात जो उतनी ही महत्वपूर्ण है वो ये कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत है और कानून बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। एक मिनट, या थोड़ा रुकते हैं। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि ये देश चलाने के लिए मूलभूत हैं, ये सरकार का कर्तव्य है, लेकिन दूसरी तरफ एक आम नागरिक के लिए ये थोड़ा निराशाजनक नहीं है कि संविधान में इतने अच्छे वादे हैं, समान काम के लिए समान वेतन, मुफ्त कानूनी मदद, लेकिन आप उन्हें लागू करवाने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? क्या ये एक तरह का संवैधानिक धोखा नहीं है? ये सवाल संविधान सभा में भी उठा था और इसका जवाब बहुत गहरा है। संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत एक नया आज़ाद हुआ, संसाधनों की कमी वाला देश है। वो सरकार पर ऐसे कानूनी बोझ नहीं डालना चाहते थे जिन्हें वो तुरंत पूरा न कर पाए। मिसाल के तौर पर अगर काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया जाता तो हर बेरोजगार व्यक्ति सरकार पर मुकदमा कर सकता था, जो उस वक्त संभव नहीं था। तो ये भविष्य के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट था एक तरह से। आप इसे एक विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, या मैं इसे एक कंपास कहना ज्यादा पसंद करूंगी। एक रोड मैप आपको एक निश्चित रास्ता बताता है, लेकिन एक कंपास आपको सिर्फ सही दिशा दिखाता है, और उस दिशा में जाने के लिए रास्ता आपको अपनी क्षमता और उस समय के हालात के हिसाब से खुद बनाना पड़ता है। ये सिद्धांत सरकारों को दिशा दिखाते हैं। कानूनी अदालत भले ही चुप हो, लेकिन हर 5 साल में लगने वाली जनता की अदालत में सरकार को इन्हीं सिद्धांतों पर जवाब देना पड़ता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, तो अब जब हम इनका स्वभाव समझ गए हैं तो चलिए उस खजाने को खोलते हैं जिसमें ये सिद्धांत रखे हैं। समझने में आसानी के लिए इन्हें 3 अलग-अलग विचारधाराओं में बांटा जाता है। हाँ, ये वर्गीकरण संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन ये हमें उन अलग-अलग धागों को पहचानने में मदद करता है जिनसे मिलकर ये चादर बुनी गई है। पहला धागा है समाजवादी सिद्धांतों का। ये वो सिद्धांत हैं जो एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जहां सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी है। बिल्कुल। दूसरा धागा है गांधीवादी सिद्धांतों का। ये सीधे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। उनकी सोच का केंद्र भारत के गांव थे और वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और भारत आत्मनिर्भर गांवों का देश बने। और तीसरा धागा है उदार राजनैतिक सिद्धांतों का। ये आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारों से प्रेरित हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्क और एक संगठित आधुनिक राज्य की बात करते हैं। तो ये समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद का एक संगम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता किसी एक विचारधारा में बंधे नहीं थे। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें समाजवाद का आर्थिक न्याय हो, गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना हो और उदारवाद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हो। तो चलिए अब इन श्रेणियों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं समाजवादी सिद्धांतों से। अनुच्छेद 38 तो सीधे सीधे कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक समाज बनाएगा। और अनुच्छेद 39 इसे और जमीनी हकीकत में उतारता है। ये कहता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी को रोजी रोटी के साधन मिले, देश के संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और शायद सबसे जरूरी, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। समान काम के लिए समान वेतन,
ये तो आज भी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे 70 साल पहले ही देश के लक्ष्यों में शामिल कर लिया था। हाँ, और ये सिर्फ एक आदर्शवादी बात बनकर नहीं रह गई। भले ही ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ जैसे मामलों में इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा कि ये एक संवैधानिक लक्ष्य है। इसने भारत में वेतन समानता के लिए कानूनी और सामाजिक आंदोलनों की नींव रखी। इसी सिद्धांत के आधार पर 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया। मतलब ये सिद्धांत भले ही सीधे लागू ना हो, पर ये नए कानून बनाने की प्रेरणा बनते हैं। बिल्कुल। इसी का एक और बेहतरीन उदाहरण है अनुच्छेद 39A, जिसे 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड का इंतजाम करेगा, ताकि कोई भी पैसे की कमी की वजह से न्याय से वंचित न रह जाए। इसी के आधार पर देश में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मतलब नालसा की स्थापना हुई। अच्छा, अब गांधीवादी सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसा अनुच्छेद है जिसने भारत के लोकतंत्र की शक्ल ही बदल दी। आप यकीनन अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का संवैधानिक रूप है। शुरुआत में सिर्फ एक सपना था, एक निर्देश था, लेकिन दशकों बाद 1992 में 73वें और 74वें संशोधनों के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक निदेशक तत्व ने हकीकत का रूप ले लिया। ये तो डीपीएसपी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इसी श्रेणी में अनुच्छेद 47 भी है, जो पोषण और लोक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी में नशीले पेय यानी शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। हाँ, भारत के कई राज्यों में जो शराबबंदी के कानून हैं, वो अपनी संवैधानिक शक्ति इसी अनुच्छेद से लेते हैं। फिर अनुच्छेद 48 है, जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने और गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात करता है, जो आज भी एक संवेदनशील विषय है। उदार राजनीतिक सिद्धांत, इसमें शायद सबसे ज्यादा बहस वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा विषय है जिस पर संविधान सभा से लेकर आज तक तीखी बहस होती रही है। इसका मकसद है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून हो। इसके समर्थक इसे लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि इसके आलोचक इसे धार्मिक स्वतंत्रता और भारत की सांस्कृतिक विविधता पर एक हमले के तौर पर देखते हैं। संविधान ने इसे एक लक्ष्य के रूप में रखा है, जिसे सही समय आने पर हासिल किया जाना है। इसी श्रेणी में एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुच्छेद 50, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है, यानी जज और सरकारी अफसर अलग अलग रहेंगे। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर जज सरकार के दबाव में काम करेंगे तो निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता। सीआरपीसी में किए गए बदलावों ने इस सिद्धांत को काफी हद तक लागू भी किया है। और एक अनुच्छेद जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दूरदर्शी लगता है, वो है अनुच्छेद 51। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। आज अब हम वसुधैव कुटुंबकम और भारत की ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं, तो उसकी संवैधानिक नींव इसी अनुच्छेद में है। ये भारत की विदेश नीति का डीएनए है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, डीएनए। ये सिद्धांत वाकई हमारे राष्ट्र की डीएनए का हिस्सा है, और ये डीएनए स्थिर नहीं है। 1976 में 42वें संशोधन ने इसमें अनुच्छेद 48A भी जोड़ा, जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ हमारा संविधान नई चुनौतियों को पहचानता है और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपडेट करता है। तो हमने इन सिद्धांतों की यात्रा तो देख ली, लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जहां से अक्सर टकराव की स्थिति बनती है। क्या होगा अगर किसी के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व आमने सामने आ जाएं? किसकी चलेगी? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प संघर्ष रहा है। ये कहानी 3 बड़े मुकामों से गुजरी है। तो पहला मुकाम क्या था? पहला मुकाम आया 1951 में चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य मामले में। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीधा और साफ फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों से ऊपर हैं। अगर दोनों में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही जीतेंगे। डीपीएसपीज को एफआरएस के अधीन रहना होगा।
उस समय के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक लक्ष्यों से ज्यादा अहमियत दी गई। यानी उस दौर में मौलिक अधिकारों का पलड़ा भारी था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। दूसरा और सबसे बड़ा मुकाम आया 1973 में, ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में। ये कोई आम केस नहीं था। 13 जजों की बेंच ने 68 दिनों तक सुनवाई की। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। हमें उनके बीच टकराव नहीं, बल्कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का रास्ता अपनाना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण निर्माण, इसका मतलब क्या है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ने माना कि संसद सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों का हासिल करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। और फिर इस बहस का अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? तीसरा मुकाम। तीसरा और अंतिम मुकाम आया 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को और ज्यादा स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर खड़ा है। वे एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ मानना संविधान की नींव को हिलाने जैसा होगा। एक ही रथ के दो पहिए, ये कितनी अच्छी उपमा है। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान निर्माता ये समझते थे कि भूखे पेट या बिना छत के आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार आपको बोलने की आज़ादी देते हैं, लेकिन निदेशक तत्व ये सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं कि आपके पास एक ऐसा जीवन हो जिसके बारे में बोलना सार्थक हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक पहिया व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का है, तो दूसरा पहिया पूरे समाज के कल्याण और न्याय का है। और भारत का रथ तभी आगे बढ़ सकता है जब ये दोनों पहिए एक साथ एक ही दिशा में घूमें। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल साफ है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सिर्फ नैतिक उपदेशों की एक सूची नहीं है, ये हमारे संविधान की वो सामाजिक आत्मा है जो हमेशा सरकार को याद दिलाती है कि उसका असली मकसद क्या है। हाँ, ये एक आईना है जिसमें कोई भी सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को देख सकती है और जनता भी उसी आईने में सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकती है। और हमने देखा कि ये सिद्धांत समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारों का एक अनूठा संगम है। हमने ये भी देखा कि कैसे अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायत या अनुच्छेद 39A मुफ्त कानूनी सहायता जैसे सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर कानून और संस्थाओं को जन्म दिया। और हमने सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझी कि मौलिक अधिकारों के साथ इनका रिश्ता टकराव का नहीं, बल्कि संतुलन का है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य के दो अलग अलग रास्ते हैं, एक बेहतर और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर ही हमारे संविधान की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सिद्धांत भले ही अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन असली अदालत तो लोकतंत्र में जनता की ही होती है। जब सरकारें मनरेगा जैसी योजनाएं लाती हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाती हैं या मातृत्व लाभ को बढ़ाती हैं, तो वो इन्हीं निदेशक तत्वों को लागू कर रही होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक नागरिक के तौर पर हम इन सिद्धांतों के बारे में कितने जागरूक हैं और हम राज्य को उसके इस संवैधानिक आत्मा के प्रति और ज्यादा जवाबदेह कैसे बना सकते हैं।